हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी चल रही होगी। कल आपका एक टेस्ट है, उसके लिए आप तैयारी कर चुके होंगे। इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इम्पोर्टेंट हैं यूपी सीनेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यूपी सीनेट के लिए, क्योंकि नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। तो इसलिए क्वेश्चन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। आप 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे पूरा पूरा मैच नहीं करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लेता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आपने 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बायोलॉजी आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी लगभग अगर देखा जाए पहले 40 में से 20-25 क्वेश्चन बायो से ही डायरेक्ट रहते थे, तो अब 24 क्वेश्चन आएगा तो उसमें से कम 8 से 10 क्वेश्चन बायो से डायरेक्ट ही रहेंगे। तो इसलिए बायो तैयार होना बहुत ज़रूरी है, उससे 2 सब्जेक्ट में आप नंबर बढ़ा सकते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच प्रोसेस इंश्योर जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी वजह से होता है, हमें ये बताना। तो माइटोसिस की वजह से होता है, बाइनरी फिजन की वजह से होता है, मियोसिस की वजह से होता है, या फिर बडिंग की वजह से होता है। तो अगर हमसे कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आती है ये मियोसिस में आती है, मियोसिस की वजह से आती है। आपने अगर मियोसिस अच्छे से पढ़ रखा होगा, सेल डिवीजन चैप्टर 11th का अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि मियोसिस 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट में उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जिसकी वजह से जेनेटिकल चेंज आते हैं थोड़े बहुत। माइटोसिस क्यों नहीं हो सकता? माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस सेम सेल को पूरी कॉपी कर देता है, जिसकी वजह से उससे बहुत कम चांस रहते हैं कि किसी तरीके की डाइवर्सिटी आएगी। लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि डाइवर्सिटी आएगी ही आएगी, थोड़ी बहुत चेंज जरूर होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। यूपी सीनेट 2025 के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों टेस्ट मिलेंगे, दोनों में ही पेपर अवेलेबल है। आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। 2 टेस्ट लगभग हो चुके हैं, एक टेस्ट हो चुका है, एक कल होने वाला है। टाइम शेड्यूल पूरी तरीके से अब सेट हो चुका है और दूसरा टेस्ट कल होगा। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़। जो टेस्ट हो चुके हैं आपको वो टेस्ट भी अवेलेबल कराए जाएंगे, और आप इस टेस्ट को चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं लगा रखा है हमने, तो आप चाहे जितनी बार इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीडीएफ निकाल कर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए मैंने सेल चैप्टर में ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। सेल चैप्टर से मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं, उस पर 2 वीडियो बनाया है, एक और बचा हुआ है अभी उसका बनाने का, वो मैं बना दूंगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी प्रोवाइड करता है हमें, ये एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई हमें एनर्जी दे रहा है तो हम उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, उसकी वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है स्कर्वी। ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए होगा। रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है।
नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि ये जितनी भी डिजीज दी हुई हैं किस विटामिन की कमी से होती हैं। मैंने बता दिया है तीनों चारों को कि किसके किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। WBC का प्राइमरी फंक्शन पूछ रहा है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये नहीं होता, ये RBC का काम होता है। ब्लड क्लॉटिंग ये भी नहीं होता है। इम्यून डिफेंस ये होता है। डाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से अलग प्रोसेस है। तो इम्यून डिफेंस मतलब सुरक्षा का काम करता है, किसी भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, वो WBC का काम होता है। इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जैसी सेल्स होती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया से हमें बचाती हैं, उनसे डिफेंस करती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर। कह रहा है कि माइटोसिस के फेज की बात कर रहा है, उसमें पूछ रहा है कि क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन किस फेज में होते हैं। तो आपको पता होगा कि माइटोसिस 4 फेजेज में होता है। माइटोसिस जो होता है 4 फेजेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज पहला फेज होता है, मेटाफेज सेकंड होता है, एनाफेज जो होता है तीसरा होता है, टेलोफेज चौथा फेज होता है। इसमें सीरीज से ऑप्शन हमें दे रखा हुआ है। तो आपको बताना है कि क्रोमोसोम जो हैं इक्वेटर पर कब अलाइन होते हैं। क्रोमोसोम अलाइन होते हैं मेटाफेज में और उस एक लाइन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, और फिर वहीं से सेपरेशन स्टार्ट होता है। दोनों एंड्स पे क्रोमोसोम जाना स्टार्ट करते हैं या फिर क्रोमेटिड जाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जब हम उसको देखते हैं तो इस तरीके से लाइनिंग बनी होती है, यहाँ से धागे जैसा फाइबर कनेक्ट होता है, फिर यहाँ से ये इधर मूव करता है और ये क्रोमेटिड इधर मूव करता है, इसी से हमारा डिवीजन होता है। तो मेटाफेज में होता है ये, क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो आप बी लगाएंगे। सारे फेजेस में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फेज में क्या चीज होती है। उससे क्या होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है तो पूछा जा सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये पता होना जरूरी है। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में लिख के बताया हुआ है कि कौन से फेज में मेन काम कौन सा हो रहा है। आप उसको देख सकते हैं, बस 2-3 लाइन लिखा हुआ है हर फेज में, उससे ज्यादा उसने नहीं लिख रखा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कह रहा है इसमें से एसटीडी कौन सी है। तो ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं है, मलेरिया नहीं है, सिफिलिस है, टाइफाइड नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और टाइफाइड ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इनके ट्रांसमिट होने का रीजन दूसरा होता है। सिफिलिस जो होता है ये एसटीडी है हमारी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का क्या काम होता है। अभी मैंने बताया था कि आरबीसी का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो पहला दिया हुआ है फाइटिंग इन्फेक्शन, ये डब्ल्यूबीसी का काम हो गया। ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन ये हो सकता है। प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स ये नहीं होगा। डाइजेस्टिंग फूड ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। हार्मोन प्रोड्यूस करना ब्लड का काम नहीं होता है, उसके लिए ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करती हैं हार्मोन्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। उसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना या कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लेके फिर लंग्स के पास ले जाना। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये आरबीसी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। तो हम इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ओवरी, ये है। यूटेरस है। टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। बाकी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटेरस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है।
मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, इसको मैंने कई बार बता दिया है, 2-3 वीडियो मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इससे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कराया है। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो प्रोटोजोआ होता है। सी ऑप्शन में दे रखा है हमें प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम होता है। कैसे ट्रांसफर होता है? एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। कौन सा मॉस्क्यूटो होता है? एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। इन तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछ रखा है यहाँ पर ही कि कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, दूसरा नाम पूछ लेता है कि कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम होगा, और कैसे ट्रांसफर होता है? एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से होता है। क्वेश्चन कह रहा है विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट। कह रहा है कि सेल साइकिल में कौन सी फेज लॉन्गेस्ट होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर M फेज। इसमें से कौन सी लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की? तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? G1 फेज होती है। हमारा G1 फेज जो होता है सबसे ज्यादा देर तक चलता है। और अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा होता है, तो हमारा M फेज होता है, जिसमें एक्चुअल माइटोसिस होता है, वो सबसे छोटा होता है। मतलब अगर 100 घंटे का हो रहा है कोई चीज तो उसमें 1 घंटे का ही होता है, तो सबसे छोटा M फेज होता है। क्वेश्चन कह रहा है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो कह रहा विटामिन ए, ये नहीं होता है, विटामिन B12 नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है, विटामिन के। विटामिन के हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग लेट होने लगती है, ब्लड क्लॉटिंग की टाइमिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर किसी को चोट लग जाए तो उसका ब्लड जल्दी रुकता नहीं है, ब्लड लॉस ज्यादा हो सकता है। What is the function of स्पर्म टेल। स्पर्म टेल का क्या फंक्शन होता है? स्पर्म आपने देख रखा होगा, उसका इमेज कुछ इस तरीके से होता है। वो पूछ रहा है ये जो टेल है इसका क्या फंक्शन होता है। तो टेल का फंक्शन होता है लोकोमोशन का, वो उसको मूव कराने में हेल्प करता है। लोकोमोशन यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रखा है। उसको मूव करने में, स्पर्म को मूव करने में टेल हेल्प करती है। न्यूट्रिएंट स्टोरेज नहीं होगा, डीएनए प्रोटेक्शन नहीं होगा, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। विच डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? तो आयोडीन की कमी से बहुत फेमस डिजीज है जो 5th 6th से ही पढ़ाया जाता है, ग्वाइटर, घीघा रोग जिसे कहते हैं, गले में सूजन आ जाती है, ग्वाइटर रोग होता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस। माइटोसिस के करेक्ट सीक्वेंस कौन से होते हैं? 4 फेज होता है, आपको चारों को करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें ऑप्शन जो दिए थे वो सीरीज में दिए थे, वो सीरियल नंबर में ही था। तो सबसे पहले प्रोफेज आता है, उसके बाद मेटाफेज आता है, उसके बाद एनाफेज आता है, फिर टेलोफेज आता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम इसमें इसी तरीके से खोजेंगे कि कौन सा करेक्ट है। पहले में दिया हुआ है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज। सबसे पहले उसने बीच में एनाफेज दे दिया, यहीं से ये गलत हो गया। दूसरे में दिया हुआ है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये बिल्कुल सही दिया है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। तीसरे में दिया हुआ है मेटाफेज पहले दे रखा है, चौथे में एनाफेज पहले दे रखा है, उसकी वजह से ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें से बैक्टीरियल डिजीज हमें बतानी है। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नर्सिंग फाउंडेशन में भी पूछा जाता है और बायो में भी पूछा जाता है। तो आपको 3-4 डिजीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी फंगल है, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पर हमसे बैक्टीरियल डिजीज पूछा हुआ है, एड्स दिया हुआ है, कॉलेरा दिया हुआ है, डेंगू दिया हुआ है और इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है। इन 4 में से हमें बताना है कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स आप सभी को पता है वायरल डिजीज है, HIV से होता है, तो ये वायरल डिजीज है। कॉलेरा जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरे।
इसका नाम ही होता है विब्रियो कॉलरे, उसी से कॉलेरा बना दिया गया है। उसके बाद आता है डेंगू। डेंगू वायरस से होता है, ये फीवर होता है वायरस से होता है, और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा, कॉलेरा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा का क्या काम होता है, मेन काम पूछा है, प्राइमरी फंक्शन उसने पूछ रखा है। तो प्लेसेंटा का जो मेन काम होता है वो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना होता है। बेबी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम प्लेसेंटा करता है, क्योंकि वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव नहीं हुआ रहता है और उसको खाना भी नहीं पहुंच रहा होता है, तो न्यूट्रिएंट्स उसी प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से बेबी के बॉडी में जाते हैं। तो प्रोडक्शन एस्ट्रोजन, ये गलत है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल, ये सही हो सकता है। प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम इन्फेक्शन, ये नहीं है। असिस्टिंग इन चाइल्ड बर्थ, इसमें से कई करेक्ट हैं, लेकिन उसने मेन फंक्शन पूछ रखा है। तो मेन फंक्शन हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर ले आके फिर से मदर की बॉडी में देता है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। पहला दिया हुआ है बाइनरी फिजन, ये होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है, पॉलिनेशन और बडिंग। बडिंग ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पॉलिनेशन जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है पॉलिनेशन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी यहाँ पर, क्योंकि उसने पूछ रखा है कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। विच डिजीज इज काज्ड बाय द बाइट ऑफ अ फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। अब वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है जो मैंने पहले ही बता दिया है कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता था। एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के काटने से हमारा मलेरिया होता है। बी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया भी एडीज से ही होता है और डेंगू भी एडीज मच्छर से ही होता है। चौथा दिया हुआ है येलो फीवर। येलो फीवर जो होता है ये भी एडीज मच्छर के काटने से होता है। मतलब डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर अगर आपसे कहीं पूछता है तो आपका आंसर होगा एडीज मॉस्क्यूटो। मलेरिया अगर पूछता है तो कौन सा होगा, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। सेल में राइबोसोम का क्या काम होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये मैंने पहले भी करा रखा है क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का काम होता है। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। कह रहा है कि बॉडी में हमारे कौन सा हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है या फिर रेगुलेट करता है। तो हमारे बॉडी में इंसुलिन, जो इंसुलिन सिक्रेट होती है वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए सिक्रेट होती है। एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, इनका काम नहीं है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। मेन इंसुलिन जो है ये रेगुलेट करती है ब्लड शुगर लेवल को। इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन हुए हैं बायो के। इसके पहले 2-3 वीडियो मैंने बायो पर बनाया हुआ है। बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है, ये आसान तो होता है लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आइडिया नहीं है तो वहाँ पर आपके नंबर कम हो सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का आइडिया होना ज़रूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चन यूपी सीनेट में अभी तक पूछे गए। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से बाहर अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 45 डेज के आसपास बचा हुआ है, तो आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। कल का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा और टेस्ट देने के बाद उसको अगर उसी दिन टाइम मिलता है तो शाम तक आप टेस्ट को एक बार दोबारा से एनालाइज करके देख लिया करिए कि टेस्ट में आपका स्कोर कहाँ कम हुआ, बायो में कम हुआ, फिजिक्स में कम हुआ या फिर केमिस्ट्री में कम हुआ। इसके बाद मैं इंग्लिश का वीडियो बनाने वाला हूँ। कल टेस्ट है, फिर भी 2 वीडियोस मैं अपलोड करूँगा इंग्लिश के और
फिजिक्स का एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा, क्योंकि कल मेरे पास टाइम रहता है संडे के दिन। तो मैं संडे को अब 2 वीडियो अपलोड करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुँच सकें।